नमस्कार स्टूडेंट। सरस्वती माँ कोचिंग सेंटर में आज हम आपका फिर से स्वागत करते हैं। आज हम बात करेंगे 11th क्लास की पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 4 की, जो हमारा आने वाला है, जिसे कहते हैं कार्यपालिका। कार्यपालिका क्या होता है, जिसे हम एग्जीक्यूटिव के नाम से जानते हैं। हमारे देश में बहुत सारे संविधान संबंधित देश के लिए जो भी कार्य करने की जिम्मेदारी होती है वो कार्यपालिका की होती है। आज हम इस पूरे के पूरे चैप्टर में बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ेंगे, और ये जो मैंने इजी लैंग्वेज में आपके लिए बना रखे नोट्स, इसको आप ध्यान से सुनना, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा क्या होने वाले हैं, फायदेमंद होने वाले हैं। तो आज हम बहुत सारे क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे और एक एक करके मैं आपको इसके बारे में अच्छे से बताऊंगा। ध्यान से सुनना, ये आपके लिए बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी है। तो ज्यादा देर ना करते हुए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। कार्यपालिका से आप क्या समझते हैं? हमारे देश में देश के जो दैनिक कार्य होते हैं, दैनिक कार्य मतलब डेली रूटीन के जो भी देश को कार्य करने होते हैं, या सरकार के जितने भी डिपार्टमेंट है उनको कार्य करने होते हैं, वो सारे कार्य करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? कार्यपालिका की होती है। इसके साथ साथ देश के लिए जो बहुमूल्य नीतियां बनाई जाती है, उसको अमल में लाना, अमल में लाने का मतलब क्या है, उसे लागू करना किसकी जिम्मेदारी है? कार्यपालिका की। तो आज हम ये देखेंगे कार्यपालिका होती क्या है। तो कार्यपालिका क्या है? हमारे देश में जो भी हमारे दैनिक कार्य को करने की जिम्मेदारी होती है, सारी की सारी किसकी होती है? कार्यपालिका की होती है। कार्यपालिका के अंदर बहुत सारे कह सकते हैं डिपार्टमेंट आते हैं, बहुत सारे व्यक्ति आते हैं। वो कैसे काम करते हैं, उनके काम करने का नजरिया कैसे होता है, इन सब के बारे में हमें क्या करना है? पढ़ना है। तो ध्यान से सुनना, एक एक करके सारे पॉइंट्स क्या करता हूं, समझाता हूं। पॉइंट नंबर आपका 1 है कानूनों को लागू करना। अर्थात देश के जितने भी बड़े से बड़े कानून होंगे या छोटे से छोटे कानून होंगे, उसको लागू करने की जिम्मेदारी किसकी होगी? कार्यपालिका की। सिंपल सा है, आपको सिर्फ पॉइंट देखना, उसे एक्सप्लेन करना है। देश के लिए बहुमूल्य नियमों को लागू करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? कार्यपालिका की। नंबर 2 की तरफ चलते हैं। प्रशासन, जिसे हम कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, यानी जनता को कोई भी प्रकार की जरूरत है या उसे कोई भी प्रकार की समस्या हो रही है, उनकी समस्याओं का निपटारा करना, उनको अच्छी शासन व्यवस्था देना, ये सब किसकी जिम्मेदारी है? कार्यपालिका की होती है। नंबर 3, नीतियों को अमल में लाना। अर्थात देश के लोगों के लिए जो भी नीतियां बनाई गई है, उसको अमल में लाना, उसको लागू करना, उसको इंप्लीमेंट करने की जिम्मेदारी किसकी होगी? कार्यपालिका की होगी। यानी आपने ऐसा नहीं करना है कि मतलब कानून बना लिया और उसको कोई फॉलो ही नहीं कर रहा है, तो उसको अमल में लाने की जिम्मेदारी, उसको फॉलो करवाने की जिम्मेदारी किसकी होगी? कार्यपालिका की होगी। नंबर 4, निर्णय लेना। देश के बहुमूल्य जो भी कह सकते हैं निर्णय होते हैं, उन सब में किसकी जिम्मेदारी होती है? कार्यपालिका की। यानी देश की जनता के लिए जो भी बहुमूल्य निर्णय लेने की जिम्मेदारी है, वो किसकी है? कार्यपालिका की। ठीक है। अब हम बात करते हैं कार्यपालिका के कुछ महत्वपूर्ण अंग हैं, मतलब कार्यपालिका के अंदर कौन कौन से डिपार्टमेंट आ सकते हैं या कौन कौन से व्यक्ति आ सकते हैं। तो सबसे पहले है राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति, मतलब प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट किस में आ सकते हैं? कार्यपालिका में। नंबर 2, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री, मतलब प्रधानमंत्री भी आ सकता है और मुख्यमंत्री भी आ सकता है। प्रधानमंत्री सेंट्रल लेवल पे यानी केंद्र सरकार के अधीन रहकर कार्य करते हैं, और जो मुख्यमंत्री होते हैं वो राज्य सरकार के अधीन रहकर कार्य करते हैं। नंबर 3, मंत्री परिषद, यानी प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, इनके मंत्री परिषद भी कार्यपालिका के अंग कहलाते हैं, क्योंकि ये कार्य करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? इन्हीं की होती है। नंबर 4, सरकारी विभाग और एजेंसियां। तो ये सारे के सारे जो कह सकते हैं कार्यपालिका के क्या है? मुख्य अंग है। अगर हम ये देखें तो हमें साफ तौर पे ये पता चलता है कि जो ये सारे के सारे अंग है, ये जो व्यक्ति है, ये जो डिपार्टमेंट है, ये सरकार के दैनिक कार्यों को करने की जिम्मेदारी लेते हैं और कानूनों को लागू करने की जिम्मेदारी लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपका खत्म हो गया है। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ये बहुत ज्यादा इजी है और इसको ध्यान से सुनना। सबसे पहली चीज, कार्यपालिका के औपचारिक नाम बताइए। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये बताना है कि इसके औपचारिक नाम क्या है, मतलब अदर और कौन कौन से नेम है। ठीक है, तो उसके बारे में हम क्या करेंगे? बात करेंगे। नंबर 1, प्रशासनिक शाखा। नंबर 2, कार्यकारी शाखा। नंबर 3, सरकारी शाखा। नंबर 4, प्रशासनिक अंग। नंबर 5, सरकारी अंग। नंबर 6, राज्य कार्यकारी। नंबर 7, केंद्रीय कार्यकारी। नंबर 8, सरकारी प्राधिकरण। नंबर 9, प्रशासनिक प्राधिकरण। नंबर 10, कार्यकारी प्राधिकरण। अब देखो ये सारे के सारे क्या थे? इसके औपचारिक नाम थे, मतलब और इन्हें हम किस किस नाम से जान सकते हैं?
ये पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये पढ़ने का फायदा क्या था। अगर कोई भी क्वेश्चन आपका घुमा फिरा के आता है तो इनमें से कोई भी अगर नाम आएगा, आप क्या करो, क्वेश्चन तो वही है, बस लैंग्वेज क्या होके आइए, चेंज होके आइए, तो इससे आपका क्या हो जाएगा, फायदा हो जाएगा। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा जो क्वेश्चन है वो है कार्यपालिका के प्रकार बताइए, यानी कार्यपालिका कितने प्रकार की हो सकती है, तो इसके बारे में हमें बात करनी है। तो आपको ये तो पता चल गया कार्यपालिका है क्या। देश के लिए जितने भी कानून होंगे उनको लागू करने की जिम्मेदारी इसी की होगी, और देश के जो दैनिक कार्य होंगे, दैनिक कार्य मतलब जो भी रोजाना कार्य होते हैं, उनको करने की जिम्मेदारी किसकी है, कार्यपालिका की है। अब हम इसके कुछ पॉइंट्स पढ़ते हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी है। पहला है एक केंद्रीय कार्यपालिका। एक केंद्रीय कार्यपालिका वह कार्यपालिका होती है जिसमें सारी की सारी पावर एक सेंटर पॉइंट के पास होती है। मतलब या तो आपका कोई एक डिपार्टमेंट हो सकता है या कोई पर्टिकुलरली एक व्यक्ति हो सकता है देश का, जो क्या कर रहा है, सारी की सारी पावर अपने हाथ में रखता है। उदाहरण ले लो आप, अमेरिका में राष्ट्रपति के पास सारी की सारी पावर होती है। नंबर 2 की तरफ चलते हैं, द्विकेंद्रीय कार्यपालिका। द्विकेंद्रीय कार्यपालिका वो कार्यपालिका होती है जिसमें सारी की सारी देश की जो पावर होती है वो किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं है, दो व्यक्तियों के हाथ में हो सकती है या दो डिपार्टमेंट के हाथ में हो सकती है। उदाहरण के लिए आप श्रीलंका ले लो, वहां पर राष्ट्रपति भी है और प्रधानमंत्री भी है। तो वहां पर क्या होता है, कुछ पावर राष्ट्रपति के पास होती है और कुछ पावर किसके पास होती है, प्रधानमंत्री के पास, या फिर दो डिपार्टमेंट के पास बराबर बराबर पावर क्या कर दी जाती है, बांट दी जाती है। नंबर 3 है सामूहिक कार्यपालिका। सामूहिक कार्यपालिका में सारी की सारी जो पावर होती है, जो शक्ति होती है, वो किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होती है, वो समूह के पास होती है। मतलब जो पूरा समूह, जो पूरा डिपार्टमेंट उस देश को चलाने की कोशिश कर रहा है, तो सारी की सारी शक्ति किसके पास होगी, उसके पास होगी। नंबर 4 राष्ट्रपति प्रणाली, प्रेसिडेंट रूल कहते हैं इसे, जिसमें आप देख लो ना, अमेरिका में कह लो, तो यहाँ पर क्या होता है, सिर्फ प्रेसिडेंट की चलेगी, उसके अलावा किसी और की नहीं चलेगी। कोई डिपार्टमेंट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सिर्फ एक ही व्यक्ति है, वो पूरे देश में क्या कर रहा है, राज कर रहा है। नंबर 5 संसदीय प्रणाली। संसदीय प्रणाली वह प्रणाली होती है जिसमें सारे की सारी जो पावर होती है वो संसद के पास होती है। कानून बनाना, कानून का निर्माण करना, कानून को बदलना, या फिर देश के लिए नियम बनाना, ये सारी की सारी जिम्मेदारी किसकी है, संसद की। तो संसदीय प्रणाली में सारी की सारी जो पावर होती है वो किसके पास होती है, संसद के पास होती है, उसमें कोई भी उनसे बड़ा नहीं होता। इसे संसदीय प्रणाली कहते हैं। ये भी कार्यपालिका का एक प्रकार है। अगला है आपका मिश्रित प्रणाली। मिश्रित प्रणाली वह प्रणाली होती है जिसमें इनमें से कोई भी सिस्टम हो सकता है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसदीय प्रणाली। भारत का एग्जांपल ले लो, भारत में राष्ट्रपति भी है, प्रधानमंत्री भी है और संसदीय प्रणाली भी है। मतलब भारत में सारी की सारी पावर हमने किसी एक व्यक्ति को नहीं दी है ताकि वो अपनी ना चलाए, इस वजह से हमने थोड़ी थोड़ी पावर सबको क्या कर रखी है, बांट रखी है। तो ये क्या थे, आपके कार्यपालिका के प्रकार थे, कुछ टाइप्स थे। इस प्रकार की कार्यपालिका हो सकती है, या देश में इस प्रकार के सिस्टम हो सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन खत्म हो गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो अगला क्वेश्चन है वो है आपका, भारत में संसदीय कार्यपालिका का कार्यभार कौन संभालता है। मतलब भारत में जो संसद है, संसद में जो कार्यपालिका का मेन रोल होता है, मेन जो काम होता है, वो कौन संभालता है। सीधी सीधी बात है, क्वेश्चन इतना ज्यादा कंफ्यूज वाला है नहीं। भारत में प्रधानमंत्री के क्या कार्य होते हैं और प्रधानमंत्री कैसे काम करता है, तो सीधी सी बात है, भारत में संसद के अंदर जो कार्यपालिका का कार्यभार संभालता है वो प्रधानमंत्री होता है और उसकी मंत्रिपरिषद होती है। मतलब जो हमारा प्राइम मिनिस्टर है और उसकी मिनिस्ट्री दोनों मिलकर क्या करेंगे, सारे के सारे काम करेंगे। तो आपको यही बताना है। तो भारत में जो प्रधानमंत्री होता है वो होता कौन है और कैसे वो देश के कार्यों को संभालता है। तो भारत में जो केंद्र सरकार है, जो देश की सबसे बड़ी सरकार है, उसमें सबसे मेन जो व्यक्ति होता है वो कौन होता है, आपका प्राइम मिनिस्टर होता है। अब हम बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर के कुछ कार्य भी होंगे। तो प्राइम मिनिस्टर जो है हमारा, जो प्रधानमंत्री है, उसके कुछ कार्य क्या है, वो कार्य ये है कि देश के लिए जितने भी नियम बनाए जा रहे हैं, देश को आगे बढ़ाना है और उसको कैसे आगे लेके जाना है, लोगों की जरूरतों को कैसे पूरा करना है, अपने मंत्रिपरिषद का नेतृत्व कैसे करना है। तो ये सारे जो पॉइंट्स है, इसको मैं एक एक करके आपको क्या करूंगा, समझाऊंगा, और एक एक पॉइंट को हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तभी आपको एग्जाम में क्या मिलेंगे, नंबर मिलेंगे। प्रधानमंत्री के कुछ मुख्य कार्य हैं, ठीक है। नंबर 1 की तरफ चलते हैं, मंत्रिपरिषद का नेतृत्व करना। आप हेडिंग बनाओ और क्या लिखोगे, मंत्रिपरिषद का नेतृत्व करना। मंत्रिपरिषद क्या होती है, प्रधानमंत्री है, उसने कुछ अपने सलाहकार रख रखे हैं जिसके माध्यम से वो क्या करता है, कार्य करता है। तो आप क्या बताओगे, प्रधानमंत्री का मुख्य कार्य यह होता है कि वह अपनी मंत्रिपरिषद का नेतृत्व करता है। नेतृत्व मतलब लीड करना,
उसकी जो मिनिस्ट्री है उसको लीड कौन करेगा? वही करेगा। जैसे एक क्लासरूम होता है, उसमें क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे होते हैं और उस बच्चों का एक मॉनिटर बना दिया जाता है ताकि वो अपने साथियों को क्या करे, लीड करे। या फिर एक टीम की बात कर लो, कोई भी क्रिकेट टीम की, फुटबॉल टीम की, उनमें सारे प्लेयर्स होते हैं, एक कैप्टन होता है। ऐसी प्रधानमंत्री है, वो अपनी टीम को क्या कर रहा है? लीड कर रहा है। नंबर 2, सरकार की नीतियों का निर्धारण करना। सरकार की जो भी बड़ी से बड़ी नीतियां होगी, जो भी छोटी छोटी नीति होगी, उसको बनाएगा कौन? प्रधानमंत्री और उसकी मिनिस्ट्री। मतलब प्रधानमंत्री बनाता है और उसके कुछ मिनिस्टर बनाते हैं और भी कई सारे व्यक्ति उसमें अपनी क्या निभाते हैं? इन्वॉल्वमेंट निभाते हैं। नंबर 3, कार्यकारी निर्णय लेना। यानी अगर कोई ऐसे फैसले होते हैं जिसमें हमें शीघ्र अतिशीघ्र मतलब क्या करना है, हमें कोई डिसीजन लेना है, फैसला लेना है। जैसा मान के चलो क्या हुआ, कहीं बाढ़ आ गई या कुछ हो गया, जैसे अभी पंजाब में रिसेंट में क्या हुआ है, पूरा का पूरा मतलब कह सकते हैं पंजाब बाढ़ से डूबा पड़ा है। अब उस टाइम पर प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी बनती है कि उसे क्या करना चाहिए? कार्यकारी निर्णय लेने चाहिए। मतलब पंजाब के लोगों को बचाने के लिए डिसीजन लेने चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि वो भी तो हमारे देश के नागरिक हैं। और ये नेताओं का काम क्या होता है? हम जैसे नागरिकों की क्या करना? रक्षा करना, उनको सहायता देना। अगर वो ऐसा नहीं करते तो समझ लो वो सरकार के पद पर बैठे तो है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अगली बार भी चुने जाएंगे। वो अगली बार चुने नहीं जाएंगे, क्योंकि जनता केवल उन्हीं व्यक्तियों को चुनती है जो हमारे काम करता है, जो हमारे लिए काम करता है। ये नहीं कि आ गए, कुर्सी पर बैठ गए, पैसा खाया और चले गए। तो ऐसे में प्रधानमंत्री का ये कार्य होता है कि वो अपने देश की जनता की क्या करेगा? रक्षा भी करेगा और कार्यकारी निर्णय भी लेगा। नंबर 4, संसद में सरकार का प्रतिनिधित्व करना। सीधी सी बात है, संसद के 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। इसके बारे में मैं आपको डीपली बताऊंगा बाद में। तो लोकसभा में जब नेतृत्व करने का काम होता है, अपनी सरकार को, अपनी मिनिस्ट्री को लीड करने का काम होता है, कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, राष्ट्रपति को सलाह देना। राष्ट्रपति जो होता है देश का हमारा मुख्य व्यक्ति होता है, उसको सलाह देने का काम कौन करता है? प्रधानमंत्री तो करता है, क्योंकि राष्ट्रपति सबसे मेन काम पर साइन करता है, लेकिन उसको सलाह कौन देता है? प्रधानमंत्री देता है, उसकी मिनिस्ट्री देती है। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। सरकारी विभागों और एजेंसियों का पर्यवेक्षण करना। मतलब जो प्रधानमंत्री होता है और जो उसकी मिनिस्ट्री होती है, वो जितने भी सरकारी विभाग होते हैं, जितने भी एजेंसियां होती है, उनको वो काम भी बताते हैं और इसके साथ साथ वो उनको लीड भी करते हैं कि उनको क्या काम करना है और क्या काम नहीं करना है। ठीक, देश के अंदर और देश के बाहर सरकार का प्रतिनिधित्व करना। सीधी सी बात है, देश के अंदर भी अपनी सरकार को लीड करेगा प्रधानमंत्री और देश से बाहर तो वो करेगा ही, क्योंकि वो हमारे देश को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री का क्या होता है? मुख्य कार्य होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं निष्कर्ष की। यह सभी तर्क हमें ये बताते हैं कि प्रधानमंत्री के बहुत सारे कार्य होते हैं और अगर प्रधानमंत्री अपने कार्य को सही ढंग से नहीं करता तो उसे उसके पद से क्या कर दिया जाएगा? हटा दिया जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है वो इससे भी ज्यादा कह सकते हैं इंपॉर्टेंट है। वो है राष्ट्रपति कौन होता है और राष्ट्रपति की शक्तियां क्या होती है। तो जिस प्रकार हमने प्रधानमंत्री के बारे में बात की, अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति के बारे में। तो राष्ट्रपति जो होता है वो देश का पहला नागरिक होता है। ठीक है, यानी हमारे देश में अगर देखा जाए तो वर्तमान समय में द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति के पद पर आसीन है। ठीक है, और वो देश की पहली महिला है जो हमारे देश को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति जो है देश का सबसे बड़ा पद है। उस पद पर आज हमारे देश में एक महिला क्या है? महिला विराजमान है। ठीक है, बाद में ये बदलते रहेंगे, लेकिन अभी तो वही है। तो अब हम ये बात करते हैं कि राष्ट्रपति के क्या कार्य होते हैं और इसकी क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं। ठीक है, उत्तर की तरफ चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति की शक्तियां और स्थिति निम्नलिखित है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शक्तियों के बारे में। तो सबसे पहले जो उसकी शक्ति है वो है कार्यकारी शक्तियां। यानी हमारे देश में जो राष्ट्रपति होता है उसके पास कार्य करने की क्या है? शक्ति प्राप्त है। मतलब कि वो किसी भी प्रकार के कार्य में अपनी भूमिका निभा सकता है। नंबर 2, विधायी शक्तियां। हमारे देश में राष्ट्रपति के पास विधायी शक्तियां उसे प्राप्त होती है, जिसमें वह किसी भी प्रकार के कानून को क्या कर सकता है? निर्मित कर सकता है। नंबर 3, न्यायिक शक्तियां। यानी राष्ट्रपति के पास न्याय करने की शक्ति भी प्राप्त होती है और वो क्या कर सकता है? इस न्याय का प्रयोग जनता के भले के लिए कर सकता है। अगला है कूटनीतिक शक्तियां। यानी राष्ट्रपति जो होता है वो देश के अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर अपनी भूमिका निभाता है और इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि हाँ, वो देश के लिए जरूरी कार्य कर रहा है।
तो इस प्रकार उसके पास कूटनीतिक शक्तियां भी होती है, यानी देश के अंतरराष्ट्रीय मामलों में अपनी सलाह देने का अधिकार उसके पास है। नंबर 4 है कूटनीतिक शक्तियां, अर्थात राष्ट्रपति के पास देश के अंतरराष्ट्रीय मामलों पर कह सकते हैं कार्य करने का क्या है, अधिकार है। नंबर 5 सैन्य शक्तियां, राष्ट्रपति सेना का प्रमुख होता है और उसके पास सेना का संपूर्ण क्या होता है, अधिकार होता है। ये राष्ट्रपति की क्या थी, कुछ शक्तियां थी। अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति की स्थिति क्या होती है। स्थिति मतलब वो किस पद पर है, तो उसके बारे में बात करेंगे। नंबर 1 राष्ट्र का प्रमुख, राष्ट्रपति जो होता है वो पूरे देश का क्या होता है, प्रमुख इंसान होता है। नंबर 2 संवैधानिक प्रमुख, अर्थात राष्ट्रपति जो होता है वो संविधान का भी प्रमुख माना जाता है, क्योंकि कोई भी नया कानून बनने वाला होता है तो उस पर आखिरी साइन किसके होते हैं, राष्ट्रपति के होते हैं, तभी जाकर वो क्या हो सकता है, संविधान में वो नियम बन सकता है, तो इसलिए वो संविधान का भी प्रमुख माना जाता है। नंबर 3 कार्यपालिका प्रमुख, सीधी सी बात है, कार्यपालिका का वो क्या है, प्रमुख है, क्योंकि जितने भी सारे डिपार्टमेंट है, जितने भी एजेंसी सब किसके अंडर आते हैं, राष्ट्रपति के अंडर आते हैं। ठीक है। नंबर 4 संसद का एक अंग, अगर आप इसे बताओ ना तो इसे बताओ संसद का सबसे बड़ा अंग, कहते हैं राष्ट्रपति के पास इतनी पावर होती है कि वह दोनों सदनों पर अपनी चला सकता है। ठीक है, वो लोकसभा और राज्यसभा से भी क्या होता है, ऊपर होता है। ठीक है, इसलिए संसद का एक अंग भी माना जाता है। नंबर 5 देश का प्रतीक, पूरे देश का प्रतीक कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। तो ये सभी तर्क हमें इस बात की ओर इंगित कराते हैं कि राष्ट्रपति हमारे देश में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है और इसकी स्थिति भी क्या होती है, बहुत ज्यादा शक्तिशाली होती है। अब जो आपका अगला प्रश्न है वो भी इसी से जुड़ा हुआ है कि राष्ट्रपति के विशेषाधिकार क्या होते हैं। शक्तियां तो हमने पढ़ ली, अब विशेषाधिकार की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं राष्ट्रपति देश का प्रमुख व्यक्ति होता है, इसके कुछ विशेषाधिकार है, एक एक करके इसके बारे में पढ़ते हैं। नंबर 1 क्षमादान की शक्ति, राष्ट्रपति के पास ये अधिकार होता है कि वह किसी भी व्यक्ति को क्या कर सकता है, क्षमादान कर सकता है, मतलब वो किसी को भी क्षमा दे सकता है, परंतु वो केवल कुछ हद तक ही क्या कर सकता है, इस शक्ति का इस्तेमाल कर सकता है। नंबर 2 विधेयकों पर हस्ताक्षर करने की शक्ति, अब सीधी सी बात है, जो भी विधेयक होते हैं ना, जो भी बिल होते हैं, वो उस पर साइन करने का उसके पास क्या होता है, अधिकार होता है। मतलब संसद क्या करेगी, अगर संसद ने, लोकसभा ने, राज्यसभा ने उस बिल को पास कर दिया, राष्ट्रपति के पास अधिकार है कि वो चाहे तो उस बिल को क्या कर सकता है, साइन करके उसे कानून बना सकता है, या फिर उस बिल को अपने पास रोक सकता है। तो विधेयकों पर साइन करने की, हस्ताक्षर करने की शक्ति किसके पास है, राष्ट्रपति के पास। नंबर 3 संसद का सत्र बुलाने और स्थगित करने की शक्ति, यानी राष्ट्रपति के पास ये अधिकार होता है कि वो किसी भी पल या फिर किसी भी इमरजेंसी के टाइम पे या कभी भी संसद का सत्र, सत्र मतलब सेशन, कभी भी बुला सकते हैं और कभी भी उसे क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। ये उसके पास क्या है, एक स्पेशल पावर है। अगला है संसद के दोनों सदनों की अध्यक्षता करने की शक्ति, मतलब संसद के जो दोनों सदन है उसका हेड कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। तो ये अधिकार किसके पास है, राष्ट्रपति के पास अधिकार है। ठीक है, कि वो दोनों सदनों का क्या है, हेड है। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों को नियुक्त करने की शक्ति, राष्ट्रपति के पास अधिकार होता है कि वो उच्चतम न्यायालय, यानी जो हमारा उच्च न्यायालय हो गया, सर्वोच्च न्यायालय जिसे उच्चतम न्यायालय कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट, उसके जो जज होते हैं उसको भी कह सकते हैं चुनने का अधिकार किसके पास होता है, राष्ट्रपति के पास होता है। अगला पॉइंट है आपका सेना का सर्वोच्च कमांडर होने की शक्ति, यानी राष्ट्रपति के पास सारे के सारे सेना की क्या होती है, पावर होती है, और वो उस सेना का क्या होता है, कमांडर होता है। तो इस प्रकार वो पूरी सेना का क्या होता है, अध्यक्ष होता है। ये उसके पास क्या है, विशेषाधिकार है। नेक्स्ट है राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने की कह सकते हैं शक्ति, मतलब आर्टिकल 356 यानी अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति किसी भी राज्य पर क्या कर सकता है, आपातकाल की घोषणा कर सकता है, जिसे हम राज्य का आपातकाल या फिर राष्ट्रपति शासन के नाम से हम क्या करते हैं, जानते हैं। तो राष्ट्रपति शासन जो होता है वो कम से कम 6 महीने के लिए लगता है, और अधिकतम ये कितने साल के लिए लग सकता है, 3 साल के लिए। 3 साल बाद इसे क्या करने पड़ेंगे, वहां पर जो राज्य सरकार है और जो चुनाव आयोग है उसे यहाँ पर क्या करवाने पड़ेंगे, चुनाव करवाने पड़ेंगे। वित्त विधेयक पर हस्ताक्षर करने की शक्ति, जो राष्ट्रपति होता है उसके पास वित्त विधेयक यानी मनी बिल पर क्या करता है, वो साइन करता है, और साइन करने की शक्ति किसके पास होती है, राष्ट्रपति के पास होती है। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि राष्ट्रपति देश का प्रमुख होने के साथ साथ उसके पास बहुत सारी शक्तियां भी होती है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जो राष्ट्रपति होता है ना, उसी से एक छोटा पद होता है जिसे कहते हैं हम उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट। तो हमें ये पढ़ना है कि हमारे देश में वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार होता है और इसकी स्थिति क्या होती है। तो जो वाइस प्रेसिडेंट होता है, आप ध्यान से सुनो,
हमारे देश में जो सबसे बड़ा व्यक्ति है वो कौन है? राष्ट्रपति है। उसकी गैर मौजूदगी में जो सारे के सारे कार्य निभाता है वो कौन होता है? हमारा उपराष्ट्रपति होता है। तो उसी उपराष्ट्रपति के बारे में हमें क्या करना है? पढ़ना है। तो हम ये देखते हैं कि जब राष्ट्रपति हमारे देश में नहीं है तो उसकी गैर मौजूदगी में उपराष्ट्रपति काम कर रहा है, लेकिन वो तो केवल कुछ रेयर चांसेस के लिए हो गया ना। जैसे राष्ट्रपति विदेशी दौरे के लिए गए हुए या उनकी तबीयत खराब हो गई है तब उपराष्ट्रपति काम करेगा, लेकिन बाकी टाइम तो उसे हमें फ्री की सैलरी देनी पड़ेगी। इस वजह से हमारे संविधान में साफ तौर पर बताया गया है जो उपराष्ट्रपति होगा वो हमारे संसद के दूसरे सदन यानी राज्यसभा का क्या होगा? वो सभापति होगा। इसीलिए उसे सभापति भी, उपराष्ट्रपति भी और इंग्लिश में तो वाइस प्रेसिडेंट के नाम से हम क्या करते हैं? जानते हैं। तो आज हम ये बात करेंगे कि इसके ये कैसे चुना जाता है और इसकी चुनाव की प्रक्रिया कैसे होती है। नंबर 1, नामांकन। उपराष्ट्रपति के पद के लिए व्यक्ति जो भी नामांकन दर्ज करने वाला है उसके पास लोकसभा या राज्यसभा में से कम 10 मेंबरों की, 10 सदस्यों की क्या होनी चाहिए? मंजूरी होनी चाहिए। तब जाकर वो इसमें क्या कर सकता है? नामांकन दर्ज करवा सकता है। नंबर 2, चुनाव तिथि। नामांकन दर्ज होने के बाद एक चुनाव की तिथि तैयार की जाएगी यानी इलेक्शन डेट तैयार की जाती है और उस दिन पर ये लोग क्या करते हैं? जाकर वोट डालते हैं। नंबर 3, मतदान। चुनाव तिथि तैयार होने के बाद ये बाद में क्या करते हैं? मतदान करते हैं। और ये जो मतदान करने वाले व्यक्ति है ना, ये बात याद रखना, ये हमारे एमपी हो सकते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और ये हमारे एमएलए हो सकते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के जो भी मेंबर होते हैं, यानी विधायक और सांसद, ये दोनों मिलकर क्या करते हैं? उपराष्ट्रपति को और इसके साथ साथ राष्ट्रपति को भी चुनते हैं। नंबर 4, मतगणना। इसके बाद मतगणना होती है यानी हमने वोट डाल ली, वोट डालने के बाद क्या होगा? मतगणना होगी, मतलब चुनाव के इलेक्शन की क्या होगी? काउंटिंग होगी। तो ये भी होता है। ठीक है। नंबर 5, परिणाम घोषणा। जिस व्यक्ति को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं उस व्यक्ति को क्या कर लिया जाता है? चुन लिया जाता है। और इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि हमारे देश में उपराष्ट्रपति का चुनाव क्या हुआ? संपन्न हुआ। यह अप्रत्यक्ष विधि द्वारा होता है, याद रखना। इनडायरेक्ट इलेक्शन इसे कहते हैं, क्योंकि इसमें हम नहीं चुनते, हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि यानी एमएलए वगैरह क्या करते हैं? इन्हें चुनने में अपनी भूमिका निभाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका खत्म हो गया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब आपका जो अगला क्वेश्चन है वो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस प्रकार होती है, मतलब प्रधानमंत्री कैसे चुना जाता है। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। तो प्रधानमंत्री हमारे केंद्र सरकार का प्रमुख व्यक्ति होता है। इसकी चुनाव की प्रक्रिया निम्नलिखित है। नंबर 1, लोकसभा चुनाव। लोकसभा का चुनाव होता है जिसमें सारे के सारे जो जनता होती है वो क्या करते हैं? वोट डालते हैं। लोकसभा का चुनाव यानी केंद्र सरकार के चुनाव, जिसे हम सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं। और ये सारे के सारे व्यक्ति क्या करते हैं? जाते हैं और जनता क्या करेगी? वोट डालेगी। तो सबसे पहले लोकसभा का क्या होता है? चुनाव होता है। नंबर 2, बहुमत दल का चयन। अर्थात हमारे देश में वर्तमान समय में 543 सीट है, 543, और इसमें से अगर कोई भी पार्टी 272 सीट लेके आती है तो उसे मेजोरिटी मिल जाती है यानी बहुमत मिल जाता है। तो जिस भी पार्टी को बहुमत मिल जाएगा उस दल का क्या किया जाएगा? चयन किया जाएगा। ठीक है। अभी वर्तमान समय में बीजेपी पार्टी और उसके कुछ अनेक पार्टियों के साथ क्या है? गठबंधन है, और इस प्रकार वो बहुमत दल के रूप में क्या है? चुनकर आए हुए हैं। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, दल के नेता का चयन। अब देखो, ये दल के जो नेता का चयन होता है ना, ये चुनाव से पहले भी हो सकता है और चुनाव के बाद भी हो सकता है। तो ये लोग, कुछ लोग क्या करते हैं? चुनाव से पहले करते हैं और कुछ लोग चुनाव के बाद करते हैं। तो हमारा जो दल होता है उस बहुमत दल में से किसी एक नेता को चुन लिया जाएगा जो प्रधानमंत्री के रूप में अपनी भूमिका निभाएगा। राष्ट्रपति की सहमति। ये जो बहुमत दल का जो नेता होता है ये राष्ट्रपति की सहमति के द्वारा क्या करता है? शपथ लेता है। और जब ये प्रधानमंत्री की शपथ लेता है तो उसके बाद ये देश के मुख्य मुख्य कार्य करने के लिए क्या होता है? जिम्मेवार होता है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रधानमंत्री की नियुक्ति। उसके बाद क्या होता है? राष्ट्रपति क्या करते हैं? प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। और प्रधानमंत्री जो होता है उसके कार्य तो मैंने आपको अभी पहले ही बताए थे कि उसके बहुत सारे मेन क्या होते हैं? कार्य होते हैं। उसके बारे में भी इसमें बताया गया है। मंत्री परिषद का गठन। अब ये जो प्रधानमंत्री होता है ये अपनी मंत्री परिषद का क्या करता है? गठन करता है। जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि अगर एक टीम का कैप्टन है तो उसे अपनी टीम भी डिसाइड करने का अधिकार होना चाहिए। ऐसे प्रधानमंत्री होता है और उसकी मिनिस्ट्री को डिसाइड करने का अधिकार किसके पास होता है? उसी के पास होता है। तो ये क्वेश्चन आपका खत्म हो गया है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी इसी से संबंधित है भाई, इसी से जुड़ा हुआ है। मंत्री परिषद का कैसे चुनाव होता है? तो पहले आपको बताना चाहिए मंत्री परिषद क्या होती है? मिनिस्ट्री। तो केंद्र सरकार में कुल मिलाकर आपके 58 कह सकते हैं मंत्री होते हैं।
और इसमें से कुछ मुख्य हो गया आपका प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, खेल मंत्री, ठीक है, परिवहन मंत्री, सड़क मंत्री, ऐसे कर करके बहुत सारे मंत्री होते हैं, स्वास्थ्य मंत्री हो गया। तो इन सबके बारे में भी हमें क्या करना है, पढ़ना है कि ये कैसे चुने जाते हैं। तो मंत्री परिषद प्रधानमंत्री के साथ मिलकर कार्य करने की जिम्मेदारी होती है इनकी, ये किस प्रकार चुने जाते हैं उसके बारे में बात करते हैं। नंबर 1, प्रधानमंत्री की सलाह, अर्थात ये जितने भी व्यक्ति होते हैं ये प्रधानमंत्री की सलाह के द्वारा क्या किए जाते हैं, चुने जाते हैं। सीधी सी बात है, जितने भी ये मंत्री होते हैं प्रधानमंत्री सलाह देता है कि मुझे मेरी मिनिस्ट्री में ये व्यक्ति चाहिए और उस प्रकार इसको चुन लिया जाता है। नंबर 2, राष्ट्रपति की सहमति, राष्ट्रपति क्या करता है, उनमें से प्रधानमंत्री ने जो जो एडवाइस दी है या फिर जो जो कह सकते हैं नाम राष्ट्रपति के सामने रखे, वो अपनी मर्जी से उसमें से कुछ व्यक्तियों को क्या कर लेगा, चुन लेगा और उनको मिनिस्ट्री का पद दे देगा। नंबर 3, संसद सदस्य, जिस भी व्यक्ति को मिनिस्ट्री का पद मिल रहा है वो संसद का सदस्य होना जरूरी है, या तो वो लोकसभा का सदस्य होना चाहिए या फिर वो राज्यसभा का। तो मिनिस्ट्री के पद पर हम ये भी देख सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति होगा तो उसे संसद का सदस्य होना जरूरी होता है। नंबर 4, विभागों का बंटवारा, प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार विभागों का बंटवारा कर दिया जाता है कि हर एक डिपार्टमेंट एक एक व्यक्ति को दे दिया जाता है। नंबर 5, शपथ ग्रहण, अर्थात साफ तौर पर यह बताया गया कि अंत में उन्हें शपथ दिलवाई जाती है और वो देश के उस पद पर बैठे हुए उस कार्य को करने की जिम्मेदारी लेते हैं। जैसे रेल मंत्री होगा तो रेल मंत्री रेल संबंधित कार्यों को करने की क्या लेगा, जिम्मेदारी लेगा। ठीक है, तो इस कारण हम ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री एक मुख्य व्यक्ति होता है, उसकी मंत्री परिषद भी उसके साथ मिलकर क्या करती है, कार्य करती है। ये क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्थायी कार्यपालिका से आप क्या समझते हैं? स्थायी कार्यपालिका वह कार्यपालिका होती है जिनका कार्यकाल जो होता है वो स्थायी होता है, फिक्स होता है, एक टाइम पीरियड के लिए, और इसमें बहुत सारे व्यक्ति आ सकते हैं। और इसमें आप मान लो राष्ट्रपति हो गया आपका, उपराष्ट्रपति हो गया, राज्यपाल हो गया या फिर उपराज्यपाल हो गया, ये सारे वो व्यक्ति हैं जो फिक्स कार्यकाल के लिए क्या किए जाते हैं, चुने जाते हैं। तो उसके बारे में हम बात करते हैं। स्थायी कार्यपालिका की कुछ विशेषताएं हैं। सबसे पहला है निश्चित कार्यकाल, इनका कार्यकाल निश्चित होता है। अब हमारे आईएएस ऑफिसर हो गए, आईपीएस ऑफिसर हो गए, इनका एक निश्चित कार्यकाल है। जो हमारे राज्यपाल हो गए, उपराज्यपाल हो गए, राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए, इनका जो कार्यकाल क्या होता है, वो निश्चित होता है। स्थिरता, ये स्थिर होते हैं, मतलब इनको इनके पद से हटाया नहीं जाता इनके कार्यकाल से पहले, तो इस प्रकार हमारे जो भी कार्य होते हैं वो सही ढंग से होते हैं। नंबर 3, स्वतंत्रता, ये जो व्यक्ति होते हैं ये अपने कार्य को करने के लिए बाध्य नहीं होते, मजबूर नहीं होते, क्योंकि इनको सरकार के गिरने का डर नहीं होता। सरकार गिरे या ना गिरे उससे इन्हें फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि इनका जो कार्यकाल है वो 5 साल का फिक्स है, चाहे वो राज्यपाल हो, चाहे उपराज्यपाल हो, राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो। जो हमारे आईएएस आईपीएस और जो भी सरकारी अधिकारी होते हैं उनका कार्यकाल अलग होता है। ठीक है, तो इसीलिए ये स्वतंत्र रूप से अपना कार्य कर सकते हैं, इनके ऊपर किसी प्रकार की बंदिश नहीं होती। अगला पॉइंट है आपका जिम्मेदारी, यानी ये जो कह सकते हैं स्थायी कार्यपालिका के जो भी अधिकारी होते हैं इनको जो जिम्मेदारी दी गई है उस जिम्मेदारी को निभाने का अधिकार किसके पास है, इन्हीं के पास होता है। ठीक है, अब स्थायी कार्यपालिका के कुछ उदाहरण है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, आईएएस आईपीएस, राज्यपाल और उपराज्यपाल। अब इस चैप्टर का सबसे आखिरी क्वेश्चन है, नौकरशाही की नियुक्ति की प्रक्रिया समझाइए। यानी अगर हमारे देश में जो सबसे टफेस्ट, सबसे मुश्किल जो एग्जाम होता है यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग, इसका जो एग्जाम है और इसके जो व्यक्ति होते हैं वो कैसे चुने जाते हैं उसके बारे में हमें क्या करनी है, बात करनी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, नौकरशाही की प्रक्रिया में आने से पहले उनकी एक सिविल सेवा परीक्षा ली जाती है, मतलब उनका एक एग्जाम करवाया जाता है, जो एग्जाम को उन्हें करना पड़ता है, और इसी के तहत ये पहला प्रोसेस है, आपको एग्जाम देना पड़ेगा, फिर आगे की प्रक्रिया शुरू होती है। नंबर 2, लिखित परीक्षा, ये हमेशा क्या होती है, लिखित रूप में परीक्षा होती है। और लिखित रूप में परीक्षा का मतलब क्या है, लिखित रूप में परीक्षा का मतलब है रिटन एग्जाम होगा और इसको आपको पूरा करना पड़ेगा। नंबर 3, साक्षात्कार, इस परीक्षा के अंतर्गत उनके एजुकेशन के लेवल को देखा जाता है कि वो कितने कैपेबल है और कितने कैपेबल नहीं है। जो व्यक्ति कैपेबल होता है उसको आगे बढ़ने का मौका मिलता है और जो व्यक्ति कैपेबल नहीं होता उसे आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता। नंबर 4 है चयन, सारे के सारे व्यक्तियों में से कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों को चुन लिया जाता है जिन्होंने एग्जाम क्लियर कर लिया होता है और उनको नौकरशाही के पद पर आसीन किया जाता है। नंबर 5, प्रशिक्षण, अर्थात साफ तौर पे बताया गया कि जितने भी व्यक्ति होते हैं उन सबको
प्रशिक्षण दिया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है। नंबर 6, पद स्थापन। अंत में सारी प्रक्रिया के होने के बाद उनको एक कह सकते हैं पद दिया जाता है, तब जाकर वो क्या कर सकते हैं, वो यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग में कार्यरत होते हैं और देश में आईपीएस के रूप में या आईएएस के रूप में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। तो ये आपके इस चैप्टर के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आपको करवाए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें।